अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th बुक फिज़िक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 9 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स lecture number 1 first half topics we are going to study in our lecture number 1 are atom and atomic nucleus atom and atomic nucleus isotopes natural radioactivity background radiations nuclear transmutations nuclear transmutations. These are the topics we are going to study in our lecture number 1 atom and atomic nucleus isotopes natural radioactivity background radiations and nuclear transmutation. In our lecture number 1 of chapter 9 atomic and nuclear physics, now we will study 10 by 10 with an elaborated study. First of all atomic and nuclear physics. क्या atomic और nuclear physics क्या होती है कि साइंटिस्ट जो हैं वो always interested to know the smallest particle of the matter. Scientists were always interested to know the smallest particle. And Greek philosopher Democritus in 585 BC postulated that matter is built from small particles called atoms. The atoms mean indivisible in Greek लैंग्वेज कि जो ग्रीक फिलासफर डेमोक्रेटिस जो था उसने 1585 बीसी में पोस्टुलेट किया कि मैटर जो है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम से मिलकर बना है और एटम का मतलब हमने इंडिविजिबल कहते हैं कि जो मैटर है वो एटम से मिलकर बना है और एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और जो एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको ग्रीक लैंग्वेज में हम इनडिविजिबल कहते हैं, यानी एटम का मतलब ही इनडिविजिबल है और इनडिविजिबल कहते हैं कि जो डिवाइड ना हो सके और अगर जो डिवाइड नहीं हो सकता फिर वो क्या है एटम की, हम उसको तोड़ नहीं सकते। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो अगर मैं ये पॉइंट लगाऊं कि ये पॉइंट के इसके अंदर हज़ारों एटम्स हो सकते हैं, लाखों की तादाद में एटम्स होते हैं कि एटम इतना ही छोटा पार्टिकल है कि एटम इतना छोटा पार्टिकल है हम इसको देख नहीं सकते, इंसानी आँख से देख नहीं सकते क्योंकि इस पॉइंट में भी हज़ारों के हिसाब से एटम्स मौजूद होंगे क्योंकि एटम क्या है, ये एक इंडिविजिबल पार्टिकल है। नेक्स्ट रदरफोर्ड ने in 1911 discovered that atom had a central part called nucleus. In this unit
we will describe different aspects of atomic and nuclear physics, such as radioactivity, half-life, nuclear reactions, fission and fusion. Rutherford in 1911 discovered that the atom had a central part called a nucleus. In this unit we will describe different aspects of atomic and nuclear physics, such as radioactivity, half-life, nuclear reactions and फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शंस। कि ये क्या है, ये सारे वो रिएक्शंस अब हम यहाँ स्टडी करेंगे कि रदरफोर्ड ने 1911 में क्या है उसने ये डिस्कवर किया कि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट फॉर्म किया। उससे क्या किया, एटम के अंदर से कुछ जो है रेस को एमिट करवाया, कि उस पर बम्बार्डमेंट करवाई कुछ रेस की, और जो रेस थी वो कुछ जो है उसके सेंटर में जो न्यूक्लियस मौजूद था वो एक डेंस मटेरियल था, उससे क्या हो गया, वो डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ रेस पास कर गई और कुछ जो है वो डिफ्लेक्ट हो गई। वहाँ से उसने देखा कि इसके जो एटम है उसके अंदर सेंटर में कोई डेंस मटेरियल मौजूद है, जहाँ से जो मेरी रेज़ हैं, जो रेडिएशंस हैं वो डिफ्लेक्ट हुई हैं। और जो ही उसकी वो रेडिएशंस डिफ्लेक्ट हुई थी तो उसने क्या कहा था, ये क्या है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन यानी फ्यूजन या फिशन रिएक्शन है। और जैसे ही उसने फ्यूजन या फिशन रिएक्शन स्टडी किया तो हमने क्या कहा कि जहाँ वहाँ हमने डिस्क्राइब किए हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं एटॉमिक और न्यूक्लियर फिज़िक्स के। और जो ही हम जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं एटॉमिक और न्यूक्लियर फिज़िक्स के स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं ये क्या है, ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं इसमें स्टडी करेंगे। उस एस्पेक्ट्स में क्या है कि एस्पेक्ट्स लाइक हाफ लाइफ मौजूद हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस मौजूद हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन के साथ फिजन फ्यूजन रिएक्शंस मौजूद हैं। कि ये सारे रिएक्शंस कहाँ मौजूद होते हैं, एटम के अंदर। और ये एटम का हमें किसने बताया था, सबसे पहले डेमोक्रिटस ने बताया था, और उसके बाद जो है वो रदरफोर्ड ने इन 1911 में डिस्कवरी बताई थी कि एटम का एक सेंट्रल पार्ट है, न्यूक्लियस भी मौजूद है। ये क्या था, ये था एटॉमिक फिज़िक्स यानी एटम के बारे में थोड़ी सी मालूमात। The word atom derived from the Greek word atomos meaning indivisible. At time atoms were thought to be the smallest particle of matter. Today we know that atoms are composite systems and contain even smaller particles called protons, neutrons and electrons. तब जो हमें 585 BC में हमें यही पता था कि एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो पार्टिकल है। लेकिन जो हमने जब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसके बाद फर्दर कुछ साइंटिस्ट ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, और जैसे ही उन्होंने अपने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए उन्होंने क्या कहा कि एटम जो है उसके अंदर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं, कि उसमें ना सिर्फ वो अकेला खुद ही एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है बल्कि उसमें मज़ीद कुछ जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल मौजूद है। और जो मज़ीद उसमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स मौजूद हैं वो पार्टिकल्स क्या हैं, कौन से हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। फर्दर हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस। एटम एंड एटॉमिक
nucleus according to topic. Rutherford discovered that the positive charge in an atom was concentrated in small region called न्यूक्लियस। कि रदरफोर्ड ने एक जो डिस्कवरी की थी उसने ये कहा था कि जो पॉजिटिव चार्ज हम कहते हैं एक एटम में प्रेजेंट होता है, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा कहाँ होती है, उसके एक सेंट्रल रीजन में, जो कि एक छोटा सा रीजन होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्योंकि जब अपने रदरफोर्ड ने अपना गोल्डफाइल का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जो गोल्डफाइल का उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जो गालबन आपकी 9th क्लास की केमिस्ट्री की बुक्स में 2nd चैप्टर में एलैबोरेटेड है, उसमें क्या कहा था उसने गोल्डफाइल एक्सपेरिमेंट में कि रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने कहा था कि मैंने पॉजिटिव रेस जो हैं वो एटम्स पे फॉल करवाई थी, और जैसे ही उसने पॉजिटिव रेस करवाई थी, जब पॉजिटिव को रिपेल करता है, और इसी तरह पॉजिटिव रेस को पॉजिटिव चार्ज ने रिपेल किया, और जैसे ही उनकी रिपेलनेस हुई तो इसमें क्या मतलब हुआ कि उसमें एक स्मॉलर रीजन न्यूक्लियस मौजूद है, कि जो न्यूक्लियस का उसमें एक स्मॉलर रीजन मौजूद है, वहाँ सारी कंसंट्रेशन किसकी है, पॉजिटिव चार्ज की। और जैसे ही हम वहाँ पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन स्टडी करते हैं, हम क्या कहते हैं, द न्यूक्लियस कंटेन्स protons and neutrons, which are collectively called nucleons. Atoms also contains electrons which revolve in nearly circular orbits about the positively charged nucleus. This simplest form atom is that of hydrogen, nucleus of which is a single proton describe element with respect to its nucleus I use following quantities. The nucleus and protons contains protons and neutrons which are collectively called nucleons. Atoms also contain electrons which revolve in nearly circular orbits about the positive charged nucleus.
The simplest form of atom is that of hydrogen nucleus of which is a single proton. Describe an element with respect to its nucleus. कि जो न्यूक्लियस उसने कहा था कि एक डेंस मटेरियल जो न्यूक्लियस इसके सेंटर में प्रेजेंट है एक एटम के, उसने कहा था जब ये एक एटम के सेंटर में प्रेजेंट है तो हम इसको क्या कहेंगे, ये कंटेन, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और उन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कलेक्टिवली यानी एक हाथ में एक मजमूई तौर पर हम उसको न्यूक्लियॉन्स कहेंगे कि यानी न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे और वो दो ही पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स पे न्यूट्रल होते हैं, उन पे कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। और जो एटम है वो कंटेन करता है इलेक्ट्रॉन। एटम ऑल्सो कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स, कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो रिवॉल्व करते हैं एक नियरली सर्कुलर ऑर्बिट में। और जो ही वो एक नियरली सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज जो न्यूक्लियस है ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एटम है, कि ये क्या है, एक जेड ऑफ है हाइड्रोजन न्यूक्लियस, कि यानी ये सिंपलर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस है। और जो ही हम कहेंगे ये क्या है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन होगा, तो उसी सिंपलेस्ट फॉर्म के लिहाज से हम इसको कहेंगे कि ये उसमें एक सिंगल प्रोटॉन प्रेजेंट है और एक ही उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसी तरह न्यूक्लियस के लिहाज से हमने फर्दर जो है वो स्टडी करते हैं कि एटॉमिक, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं कि न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ इसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। और यहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, यानी P फॉर हमने प्रोटॉन्स, N फॉर न्यूट्रॉन्स एंड a circle hole फॉर इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है, ये एक एटम का स्ट्रक्चर है, सेंटर में इसके न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है और ये इसके ऑर्बिट्स मौजूद हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पाए जाते हैं। और जो ही हम उन इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करेंगे कि ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल ऐसी है जैसे जो सूरज है उसके गिर्द जो है ज़मीन क्या करती है, अपने ही एक्सिस में रिवॉल्व करती हैं। इसलिए आप फॉर एग्जांपल इसको एज इट इज़ सन और अर्थ की रिवॉल्विंग के साथ इमेजिन कर सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है उसके गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट इज नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर the atomic number Z is equal to the number of atomic number is the number of electrons in the atom.
कि एटॉमिक नंबर किसको रेफ़र करता है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रेफ़र करता है जो उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। नेक्स्ट इज न्यूट्रॉन नंबर। The neutron number is the number of neutrons in nucleus, कि वो क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। नेक्स्ट इज एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर, the atomic mass number is the number of protons and neutrons present in the न्यूक्लियस। कि यहाँ हम तीन डेफिनेशंस यानी तीन टर्मिनोलॉजीज़ को हम यूज़ करते हैं जब हम एटम को स्टडी करते हैं। कि सबसे पहले हमारे पास एटॉमिक नंबर मौजूद है। एटॉमिक नंबर क्या है, दी एटॉमिक नंबर Z इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। जबकि आपकी बुक में आपके पास प्रोटॉन होगा, उसको कट करके वहाँ इलेक्ट्रॉन कर लें, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या करता है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के काउंटिंग को बताता है कि एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे हम उसको क्या कहेंगे, वो क्या है, उनके उसका एटॉमिक नंबर है। और इसको हम रिप्रेजेंट Z से करते हैं। किसको रिप्रेजेंट Z से करते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आपके पास है न्यूट्रॉन नंबर। तो न्यूट्रॉन नंबर क्या है, हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखने हैं एक न्यूक्लियस में कितने प्रेजेंट हैं। और उन्हीं से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम क्या कहेंगे कि यहाँ अगर 3 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, 4 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, 5 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। इसी तरह एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। कि मास नंबर हम कहते हैं कि एटम का वज़न कितना है, और एटम के वज़न को स्टडी करने के लिए हम उसके न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे जो कि उसके सेंट्रल मटेरियल है। और जब सेंट्रल मटेरियल में जो है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं जिनको हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। और जब हम उनका मास स्टडी करेंगे हम देखेंगे आया इसमें कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं और कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। उन दोनों की प्रेजेंस से हम देखेंगे इसका क्या है, मास नंबर। और मास नंबर से हम ये अंदाज़ा लगाएंगे ये उस एटम के, ये उस फलाने एलिमेंट के एटम का मास है। नेक्स्ट इज the mass of neutron, the mass of neutron is nearly equal to that of proton, but proton is about 1836 times heavier than electron. So the mass of an atom is nearly equal to the sum of masses of protons and न्यूट्रॉन्स। कि
कि द mass of a neutron is nearly equal to that of a proton, but proton is about 1836 times heavier than electron। कि वो क्या है, वो ज़्यादा heavier than इलेक्ट्रॉन है। कि जो न्यूट्रॉन है उसका वज़न तो प्रोटॉन के बराबर है, लेकिन प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना जो है वो ज़्यादा वज़नी है। इसलिए जो एक एटम का वज़न होगा वो किसके बराबर होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वज़न के मुताबिक। कि यानी वो इन दोनों के वज़न के मुताबिक होगा, क्या है, इन दोनों में कितना वज़न है मौजूद है। नेक्स्ट इज जनरली an atom is represented by the symbol XA over Z। कि हम इसको XA over Z कहते हैं, यानी हमारे पास X मौजूद है, A मौजूद है और Z। A हमने कहा था ये एटॉमिक मास मौजूद है और Z हमारे पास एटॉमिक नंबर मौजूद है। कि जब भी हम लिखेंगे एलिमेंट के नाम के साथ उसका मैस हमेशा ऊपर लिखेंगे और जो उसका नंबर होगा, एटॉमिक नंबर होगा, वो नीचे लिखा जाएगा। जैसे कि सबसे कॉमन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल न्यूक्लाइड ऑफ हाइड्रोजन एटम having only one proton is H11। कि जो ही हम हाइड्रोजन के लिखेंगे तो हाइड्रोजन के अंदर एक ही प्रोटॉन मौजूद होता है और कोई न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता। इसका हम क्या कहेंगे कि इसमें नंबर ऑफ 1 प्रोटॉन मौजूद है और 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। कि यानी एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है। जब एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, H इज इक्वल टू 1/1। नेक्स्ट इज एन न्यूमेरिकल टाइप एग्जांपल 18.1। Example 18.1। Find the number of protons and neutrons in the nuclide defined by X13(6). कि find the number of protons and neutrons in the nuclide defined 13/6। Solution is atomic number Z is 6। Mass number A is equal to number of protons plus number of neutrons। के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर है। तो वो कितने हैं हमारे पास, 13। but number of protons and electrons are equal। कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इक्वल होंगे। फिर हम इस तरह कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो मौजूद हैं वो 6 हैं,
फिर 13 माइनस 6 विल बी 7, तो क्या होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कि 7 क्या होगा उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आंसर रखेंगे द एलिमेंट इज एन आइसोटोप ऑफ कार्बन 6 and is written as कार्बन 13/6 कि ये क्या था, ये एक आइसोटोप है कार्बन का, क्योंकि जब नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने मौजूद होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें मौजूद होंगे, लेकिन ज़्यादा होंगे तो सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, और जो ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो हम उसको 13 में से -6 करेंगे, तो -6 करने के बाद जो एलिमेंट होगा वो एक आइसोटोप है, क्योंकि आइसोटोप है इसलिए तो वो 13/6 है। अगर आइसोटोप ना होता तो वो 12/6 होना था। ये था आपका टॉपिक अबाउट एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस। नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोटोप्स। Isotopes according to definition, isotopes are atoms of an element which have same number protons, same number of electrons, but different number of protons and neutrons in their nuclide। कि आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप्स आर एटम्स और of an element which have same number of electrons but different number of protons and neutrons in their nuclide। क्या आइसोटोप ऐसे एलिमेंट है, अगर हम देखेंगे आइसोटोप्स क्या है, उनके जो एटॉमिक नंबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम है, और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने के साथ साथ क्या है, उनमें सिर्फ डिफरेंट क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का। यानी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन मौजूद है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मौजूद हैं वो सिर्फ डिफरेंट हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम है। जस्ट लाइक एग्जांपल 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम contains only one proton in the nucleus and one electron around nucleus। कि प्रोटियम क्या होता है? प्रोटियम कंटेन करता है सिर्फ एक ही प्रोटॉन, प्रोटियम के अंदर सिर्फ एक ही प्रोटॉन मौजूद है जो कंटेन करता है सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर, और एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। जस्ट लाइक अगर हम इसकी डायग्राम को ऑब्जर्व करें, तो यहाँ एक ही प्रोटॉन मौजूद है और एक ही
इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये क्या हुआ, ये प्रोटियम आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, कि इसमें एक ही प्रोटॉन मौजूद है और एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये था आपका पहला आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट इज ड्यूट्रियम। It contains one proton, one neutron and one electron। किसके अंदर एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। कि जस्ट लाइक हमारे इसमें एक प्रोटॉन मौजूद है और एक ही न्यूट्रॉन मौजूद है अकॉर्डिंग टू डायग्राम। इसके साथ साथ एक ही यहाँ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, कि एक ही सिर्फ यहाँ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये क्या हुआ, ये उसका आइसोटोप हुआ कि आइसोटोप ड्यूट्रियम, जिसमें एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। कि जैसे हमने अपने प्रीवियस में प्रोटियम में स्टडी किया था, उसमें न्यूट्रॉन कोई प्रेजेंट नहीं था, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ न्यूट्रॉन के साथ साथ एक प्रोटॉन भी प्रेजेंट है और एक इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज ट्रिटियम। ट्रिटियम, it contains one proton, two neutrons and one electron। केक क्या कंटेन करता है, एक प्रोटॉन मौजूद होता है, दो न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं और एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। इसमें एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं और साथ ही एक जो है इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है। एक यहाँ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये क्या हुआ, ये ट्रिटियम के आइसोटोप्स जो हमने 3 आइसोटोप स्टडी किए हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ट्रिटियम एंड ट्रिटियम। के प्रोटियम जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसी तरह ड्यूट्रियम में एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसी तरह ट्रिटियम में एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दो न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कि अगर हम इसको ऐसे लिखें जैसे हमने पहले एलिमेंट्स को लिखा है, जो हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं उनको हम ऐसे लिख सकते हैं कि H1/1, H2/1 एंड H3/1। कि ये क्या है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। तो प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम ये 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। और ये था आपका टॉपिक अबाउट आइसोटोप्स। नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या है। Natural radioactivity. In 1896, Becquerel
accidentally discovered that uranium salt crystals emit an invisible radiations that can darken a photographic plate. He also observed that the radiation had the ability to ionize the gas. Subsequently, experiments by other scientists show that the other substances also emitted radiations. The most significant investigations of this type were conducted by Marie Curie and her husband Parry. Natural radioactivity. In 1896, Becquerel accidentally discovered uranium salt emitted an indivisible radiations that can darken a photographic plate. He also discovered that the radiations had the ability to ionize the gas. Subsequently, experiments by other scientists showed that other substances also emit radiations. The most significant investigations of this type were conducted by Marie Curie and her husband Parry. कि जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है ये सन 1896 में बैकरल एक साइंटिस्ट जो है वो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था, लेकिन साथ ही उसने क्या देखा कि जो यूरेनियम सॉल्ट यानी यूरेनियम नमक जो है उसके जो क्रिस्टल्स हैं, उसके जो दाने हैं वो शुआएं पैदा कर रहे हैं, यानी रेडिएशंस पैदा कर रहे हैं। वो रेडिएशंस ने क्या किया, जो फोटोग्राफिक प्लेट यूज़ होती थी पहले उसको क्या किया था उन्होंने डार्कन कर दिया था, यानी उसको डार्क कलर में चेंज कर दिया था। फिर उसने ऑब्जर्व किया कि ये जो रेडिएशंस हैं ये गैस को आयोनाइज भी कर सकते हैं। अब गैस आयोनाइज कैसे होती है, गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और उन मॉलिक्यूल्स को आयंस में तब्दील करते हैं कि मॉलिक्यूल्स में से जब एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या एक एक इलेक्ट्रॉन उसको मज़ीद देते हैं तो वो आयंस फॉर्म करते हैं। यानी आयंस दो तरीके के हैं कि आयंस क्या होते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स जिनमें कोई ना कोई चार्ज मौजूद हो, कि ऐसे एटम्स हैं जिन पे कोई ना कोई चार्ज जो है वो मौजूद होगा। वो कैटाइंस भी हो सकती हैं और एनाइन भी हो सकते हैं, यानी पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज दोनों पार्टिकल्स हो सकते हैं। इसलिए हमने एक्सपेरिमेंटली ऐसे सब्सटेंसेस शो करवाए कि वो क्या है, वो आल्सो एमिटेड रेडिएशंस, कि वो जो है वो रेडिएशंस एमिट करते हैं और जैसे ही वो रेडिएशंस एमिट करेंगे
तो उनकी रेडिएशन से हम ये स्टडी करेंगे कि जो ये है आयोनाइज कर सकते हैं एक गैस को, और जो है ये एक गैस को आयंस में तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह जो दूसरे वहाँ सब्सटेंसेस थे जो इसी टाइप के थे, उनमें भी देखा तो ऐसी ही रेडिएशंस जो हैं वो पैदा हो रही थी। और जो ही हमने उनको रेडिएशंस को स्टडी किया, तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट था जिसने इसके बारे में एक अच्छी जो इन्वेस्टिगेशन की थी, वो एक लेडी साइंटिस्ट मैरी क्यूरी थी। किसने किया? मैरी क्यूरी ने। और मैरी क्यूरी के अलावा इसके जो हस्बैंड हैं उसने किया, उसके हस्बैंड पेरी ने भी इस पे ही किया कि उन्होंने जो डिस्कवरी की थी कि ये जो रेडिएशंस हैं ये वाकई ही मौजूद हैं, और जो वो रेडिएशंस वाकई ही मौजूद होंगी, तो उन रेडिएशन से क्या किया, फर्दर उन्होंने इसकी डिस्कवरी की कि फर्दर ये रेडिएशंस कौन सी गैस की आयनाइजेशन करवा सकती हैं। नेक्स्ट इज they discovered two elements which emitted radiations. These were named polonium and radium. Polonium and radium. Next is this process of emission of radiations by some elements was called natural radioactivity by मैरी क्यूरी। कि ये जो रेडिएशंस, दे डिस्कवर टू एलिमेंट्स विच एमिटेड रेडिएशंस, कि उन्होंने दो एलिमेंट से मज़ीद बनाए। कि सबसे पहला एलिमेंट तो क्या था, वो यूरेनियम मौजूद था, कि उसमें से तो रेडिएशंस निकल ही रही थी, लेकिन इसके अलावा उन्होंने दो और एलिमेंट्स मज़ीद जो है वो डिस्कवर किए, वो भी रेडिएशन जो है वो एमिट करते थे। और जैसे ही वो रेडिएशन एमिट करते थे तो उनके नाम क्या थे, पोलोनियम एंड रेडियम, यानी पोलोनियम और रेडियम थे। ये प्रोसेस ऑफ एमिशन रेडिएशंस बाय सम एलिमेंट्स वाज कॉल्ड नेचुरल रेडियोएक्टिव। और ये जो एलिमेंट्स थे, जब ये रेडिएशन यानी शुआएं निकालते थे तो हम क्या करते थे, ये कुदरती रेडियो एक्टिव है, क्योंकि ये नेचुरली हमें मिले थे। और जो चीज़ हमें नेचुरली मिले तो हम इसकी वजह से उसका नाम जो है मैरी क्यूरी ने नेचुरली रेडियो एक्टिव रखा। नेक्स्ट इज subsequently experiments performed by Henry Becquerel suggested that radioactivity was the result of disintegration of unstable nuclei. Subsequently, experiments performed by Henry Becquerel suggested that radioactivity was the result of disintegration of unstable
न्यूक्लियाई। कि उसने कहा था कि ये क्या है। जो ही हेनरी बेकल ने फर्दर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसने कहा था कुछ जो है वो अनस्टेबल जो न्यूक्लियाई हैं उनकी डिसइंटीग्रेशन हो रही है, यानी वो न्यूक्लियाई जो है वो टूट रहे हैं और टूट कर वो क्या है वो रेडिएशन जो है शोहें एमिट कर रहे हैं। अब ये भी बात किसी हद तक ठीक थी, क्योंकि अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है जब एक मतलब स्टेबल ही नहीं है। स्टेबिलिटी क्या है कि जो जैसे कि आप स्टूडेंट्स हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं, फिर आप अपने जो स्टडी पूरी करने के बाद जो है अपने फाइनेंशियल कैरियर में आएंगे, प्रोफेशनल कैरियर में आएंगे। यूँ ही वो प्रोफेशनल कैरियर में आएंगे तो प्रोफेशनल कैरियर में आके आप क्या होंगे, जब आपका फाइनेंशियल जो आप ठीक हो जाएंगे, आप खुद डिपेंडेंट हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, तो फिर क्या होगा कि आप स्टेबल हो गए हैं। इसी तरह जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो बॉन्ड बनाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं दूसरों से। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इनकी एनर्जी करेंसी है, और वो जब दूसरों से गेन या लूज़ करके वो खुद को स्टेबल करते हैं, और खुद की स्टेबिलिटी करना उनके लिए भी ऐसा ही लाजमी है जैसे आपके लिए जो है वो स्टेबिलिटी लाजमी है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज द स्पॉन्टेनियस एमिशन the spontaneous emission of radiation by unstable nuclei is called natural radioactivity। कि जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है ऑफ रेडिएशन, कि एक अनस्टेबल जो न्यूक्लियाई है उसमें से जब जो रेडिएशंस निकलेंगी तो वो क्या फॉर्म करेंगे, वो एक नेचुरल रेडियो एक्टिविटी फॉर्म करेंगे। उसके बाद दी एलिमेंट्स which emit such radiations are called radioactive elements। कि the elements which emit such radiations are called radioactive elements। कि ऐसी एलिमेंट्स जो emit करें ऐसी रेडिएशंस उनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। अब इसका नाम रेडियो एक्टिव हमने क्यों रखा, क्योंकि एक्टिव आपको पता है कि ऐसी चीज़ जो जारी रहे, इसलिए, और रेडियो क्या है, वर्ड रेडिएशन से, इसलिए हमने ऐसे एलिमेंट्स, ऐसी धातें जो मुसलसल शुआएँ निकालें, जो मुसलसल अपने अंदर से शुआएँ निकालें, उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट इज थ्री टाइप्स ऑफ रेडिएशंस are usually emitted by a radioactive substance। They are alpha, बीटा एंड गामा रेज। कि वो जो तीन किस्म की इसके अंदर से जो रेज निकलती हैं वो रेज कौन सी हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेज। these three forms of radiations studied by, कि इन रेडिएशंस को कब स्टडी किया, जो ही हमने एक देखा कि एक हमारे पास यहाँ बॉक्स मौजूद है, एक हमारे पास यहाँ बॉक्स मौजूद है, इसके अंदर हमने वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा, यानी क्या मौजूद है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट मौजूद है।
और उसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से कुछ रेज निकल रही हैं, कुछ रेज निकल रही हैं। ये क्या हमारे पास लेड ब्लॉक मौजूद है, ये हमारा रेडियो एक्टिव सोर्स मौजूद है, ये हमारे पास गामा रेज प्रोड्यूस हुई, ये हमारे पास बीटा रेज मौजूद हुई और ये हमारे पास अल्फ़ा रेज प्रोड्यूस हुई। कि ये क्या है, ये सारी वो रेज प्रोड्यूस हुई और रेज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड में ये रेज जो हैं वो प्रोड्यूस हुई। कि ये कैसे रेज हमारे पास तीनों प्रोड्यूस हुई कि जो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट था वो जो रेडिएशन शो करता था वो एक मैग्नेटिक फील्ड में शो करता था। कि यानी हमने एक लेड जो ब्लॉक हमारे पास था मौजूद, हमने उसमें जो है अपनी रेडियो एक्टिव सोर्स रखा और जो ही हमने अपना रेडियो एक्टिव सोर्स उसमें रखा तो उसने क्या किया, उसने रेडिएशंस अमिट की और जैसे ही उसमें से रेडिएशंस अमिट हुई तो रेडिएशंस के अमिट होने से क्या कहेंगे कि जो लेड ब्लॉक जो यहाँ मौजूद था वो जब रेडिएशन अमिट की उसने तो उसमें से अल्फ़ा रेस, गैमा रेस और बीटा रेस जो हैं वो प्रोड्यूस हुई। कि जैसे ही उनमें ये जो रेस हैं वो प्रोड्यूस हुई। नेक्स्ट इज the radioactive source is placed inside the magnetic field. The radiation emitted from the source splits into three components. वो split करते हैं into three components, alpha and beta radiations bend in opposite direction in the magnetic field, while gamma radiations does not change डायरेक्शन। कि जो ही हमने जो प्रीवियस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उस एक्सपेरिमेंट ने कहा था कि जब रेडियो एक्टिव सोर्स को हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो रेडिएशंस करता है और उसकी रेडिएशन तीन कंपोनेंट्स पे डिपेंड करती हैं। यानी अल्फ़ा रेडिएशंस मौजूद थी, बीटा रेडिएशंस मौजूद थी और गामा रेडिएशंस मौजूद थी। कि जब ये सारी रेडिएशंस मौजूद थी तो वहाँ जो है अपोजिट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड यानी अल्फ़ा रेडिएशन और बीटा रेडिएशन, ये दोनों रेडिएशन जो है वो बेंट हो गई थी अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से। और जो ही इन्होंने ओरिजिनल डायरेक्शन यानी अल्फ़ा और बीटा रेडिएशन जो है ये मैग्नेटिक फील्ड में अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देती हैं। लेकिन जो गामा रेज थी वो बिल्कुल स्ट्रेट थी, उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड पे अपनी कोई डायरेक्शन चेंज नहीं की। इसका मतलब ये था कि अल्फ़ा और बीटा रेडिएशंस पर मैग्नेटिक फील्ड का इफ़ेक्ट होता है लेकिन गामा रेज पे मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफ़ेक्ट मौजूद नहीं होता। ये था आपका टॉपिक अबाउट नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। The positively charged protons in a nucleus have huge electrical forces of repulsion between them. Why do not they fly apart in response of this force? But there is an attractive force between the nucleons called strong force. This force acts over a very short distance. Without this strong force, there would be no atom behind हाइड्रोजन। कि जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स थे एक न्यूक्लियस में, उनके अंदर बहुत जो है स्ट्रॉन्ग जो है ताकतवर जो है रिपल्शन
फोर्सेस मौजूद होती हैं, लेकिन वो एक दूसरे से टूटते क्यों नहीं? क्योंकि जो प्रोटॉन्स हैं उन पे एक स्ट्रॉन्ग जो न्यूक्लियर फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन्स पे लग रही है, यानी प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज ने नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया हुआ है, इसलिए वहाँ जो है न्यूट्रॉन्स भी इसलिए मौजूद हैं ताकि ज़्यादा रिपल्शन कॉज ना हो, क्योंकि प्रोटॉन्स के साथ न्यूट्रॉन्स इसलिए रखे गए हैं ताकि वो ज़्यादा अट्रैक्ट ना करें, क्योंकि न्यूट्रॉन्स क्या है, न्यूट्रल है, और पॉजिटिव जो प्रोटॉन्स हैं वो न्यूट्रॉन्स पे कोई इफेक्ट नहीं रख सकते, और जब तक वो इस पर इफेक्ट ही नहीं रख सकते तो वो क्या कहेंगे, वो इसको अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे, और जैसे ही वो इसको अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में जो फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही इलेक्ट्रॉन्स पर लगाएगा। ये था आपका टॉपिक अबाउट नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट इज बैकग्राउंड रेडिएशंस। बैकग्राउंड रेडिएशंस। Radiations present in atmosphere due to different radioactive substances are called background रेडिएशंस। कि बैकग्राउंड रेडिएशंस कौन सी हैं? कि रेडिएशंस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। कि रेडिएशन जो हमारे माहौल में यानी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, और जो एटमॉस्फेयर में क्योंकि यहाँ बहुत सारे मुख्तलिफ जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं मौजूद हैं, और वो सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या करते हैं, अपनी रेडिएशन से अमिट करते हैं, और जैसे ही वो अपनी अपनी रेडिएशन अमिट करेंगे तो यहाँ बैकग्राउंड रेडिएशंस भी मौजूद होंगी। नेक्स्ट इज एवरीवेयर इन rocks, soil, water and air of our planet are traces of radioactive elements. This natural radiation is called background radiation. This natural radiation is called background radiation. It is as much part of our environment as sunshine and rain. Fortunately, our bodies can tolerate it. Only places where radiation is high can be injurious to health. कि ये जो बैकग्राउंड रेडिएशंस हैं ये हर जगह मौजूद हैं, एवरीवेयर इन रॉक्स, सॉइल एंड वाटर, एयर ऑफ आवर प्लैनेट, ट्रेसेस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. दिस नेचुरल रेडिएशन इज कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशन. कि यहाँ बहुत सारी रेडिएशन मौजूद हैं, यहाँ पत्थरों में, ज़मीन में, पानी में और हवा में जो है
वो ये शुआएँ जो है रेडिएशन हैं, ये शुआएँ या ये रेडिएशन जो एलिमेंट्स हैं ये मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी क्या करती है कि ये नेचुरल जो है एक रेडिएशन कहलाती है, एक बैकग्राउंड रेडिएशन। कि ये जो नेचुरल रेडिएशन है इसमें इसको बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। एंड इट इज़ एज मच पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट एज सनशाइन एंड रेन। और ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, हमारी एनवायरनमेंट का हिस्सा है। और खुशकिस्मती ये है कि हमारी बॉडीज़ जो है इन रेडिएशंस को टॉलरेट कर सकती है। कि अगर हमारी बॉडी इन रेडिएशंस को टॉलरेट ना करती तो अब तक तो जो है वो लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं थी करनी, और लाइफ जो है वो ख़त्म ही, ज़िंदगी ख़त्म हो गई होनी थी। लेकिन खुशकिस्मती ये है कि हमारी बॉडी जो है वो सर्वाइव कर सकती हैं। लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ जो रेडिएशंस जो हैं वो हाई होती हैं, तो वहाँ जो है वो इंसानी ज़िंदगी को ख़तरा भी मौजूद होता है। इसलिए जो है वो ज़्यादा रेडिएशन जो हैं वो नुकसानदेह भी हो सकती हैं। नेक्स्ट इज़ the earth and all living the earth and all living things on it also receive radiation from outer space. This radiation is called cosmic radiations. The earth and all living things on it also receive radiations from outer space. These radiations are called cosmic radiations. कि ज़मीन और ज़मीन पर रहने वाले सारे जानदार जो हैं वो बाहर हालात से भी कुछ रेडिएशंस जो हैं वो अर्थ तक आती हैं, और उन रेडिएशंस को हम क्या कहते हैं, ये कॉस्मिक रेडिएशंस हैं। यानी इनको हम क्या कहेंगे, ये कॉस्मिक रेडिएशंस हैं। नेक्स्ट इज which primarily consist of protons, electrons, alpha particles, and larger nuclei. The cosmic radiation interacts with atoms in the atmosphere to create a shower of secondary radiation, including X-rays, muons, protons, alpha particles, electrons, and neutrons. Which primarily cosmic rays which primarily consist of protons, electrons, alpha particles, the layer nuclei. The cosmic radiations interacts with atoms in the atmosphere to create a shower of secondary radiations, including X-rays, muons, protons, alpha particles, electrons, and neutrons.
कि जो ये प्राइमरी कंसिस्ट करती हैं प्रोटॉन्स की और इलेक्ट्रॉन्स की। वहाँ एक अल्फ़ा पार्टिकल्स मौजूद होते हैं विद लार्जर न्यूक्लियाई, कि वहाँ लार्जर न्यूक्लियाई के साथ कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, और जो अल्फ़ा पार्टिकल्स वहाँ मौजूद होंगे उन अल्फ़ा पार्टिकल से हम सेकेंडरी रेडिएशंस बनाएंगे। और सेकेंडरी रेडिएशंस क्या करेंगे, वो इंटरेक्ट करेंगी विद अदर एटम्स इन द एटमॉस्फेयर, कि वो जो दूसरे एटम जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट उनके साथ वो एक शॉवर क्रिएट करेगी कि सेकेंडरी रेडिएशंस का, कि वहाँ एक सेकेंडरी रेडिएशंस जो है वो क्रिएट होंगी, और वो इंक्लूड करेंगी एक्सरेज और म्यून्स। उनमें एक्सरेज पाए जाएंगे और प्रोटॉन्स और अल्फ़ा पार्टिकल्स भी मौजूद होंगे, कि उनमें अल्फ़ा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होंगे, और ये सारे एलिमेंट्स वहाँ मौजूद होंगे। यानी जो बैकग्राउंड रेडिएशंस है, कि बैकग्राउंड रेडिएशन क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है के साथ साथ अल्फ़ा बीटा रेडिएशंस के साथ साथ हमारी जो अर्थ है उसकी एटमॉस्फेयर में भी कुछ रेडिएशंस है मौजूद हैं, कि ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो रेडिएशंस कॉज कर रहे हैं, और जैसे ही वो रेडिएशंस कॉज करेंगी उन रेडिएशन को हम बैकग्राउंड रेडिएशंस कहेंगे। ये था आपका टॉपिक अबाउट बैकग्राउंड रेडिएशंस। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस। अकॉर्डिंग टॉपिक, ड्यूरिंग नेचुरल रेडियो एक्टिविटी and unstable during natural radioactivity and unstable nucleus of radioactive element disintegrates to become more स्टेबल, कि जब नेचुरल रेडियो एक्टिविटी होती है, जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं वो ज़्यादा डिसइंटीग्रेट करता है ताकि वो स्टेबल हो सके। क्योंकि अगर लेंगे हम कि आधा जो एलिमेंट है अगर वो कुछ अपने इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, कुछ रेडिएशन या कुछ ख़त्म करके अगर वो स्टेबिलिटी की तरफ आ सकता है तो वो लाजमन रेडिएशन शो करवाने के बाद स्टेबल होगा, कि वो लाजमन क्या करेगा, वो स्टेबिलिटी अपनी वैसे ही रखेगा जो ही उसकी क्या होगी, वो उस पर डिपेंडेंट होगी। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इज the spontaneous process in which a parent unstable nuclide changes into a more stable daughter nuclide with the emission of radiations is called nuclear transmutation, कि जो spontaneous process in which a parent unstable nuclide changes into a more stable daughter nuclide with the emission of radiations is called nuclear ट्रांसमिशन। कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैसा है, इसमें जो पेरेंट है वो अनस्टेबल न्यूक्लियाइड जो है वो चेंज करेगा इनटू अ स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाइड, कि जो एक पेरेंट डॉटर स्टेबल न्यूक्लियाई में चेंज करेगा जो कि एमिशन ऑफ रेडिएशंस की तरह होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन है, यानी न्यूक्लियर की ट्रांसम्यूटेशन हुई है, यानी न्यूक्लियर अपने हाफ में कन्वर्ट होने के बाद जो है वो डॉटर में चेंज हो गया, और जैसे ही वो डॉटर में चेंज हुआ तो ये क्या थी उसकी कन्वर्जन, कि जैसे ही हमने उसकी कन्वर्जन स्टडी करेंगे कि उसने क्या किया, खुद को स्टेबल करने के लिए
वो कन्वर्ट आउट हो गया, और जैसे ही वो न्यूक्लियाई में कन्वर्ट आउट हो गया तो हम कह सकते हैं कि वी रिप्रेजेंट रेडियो एक्टिव डिके बाय मीन्स ऑफ ए न्यूक्लियर इक्वेशन, कि हम जो है वो रेडियो एक्टिव जो डिके हैं उसको दे सकते हैं कैसे, एक जो है वो चेंजेस के साथ एक डॉटर न्यूक्लियाइड के साथ जो एमिशन कर सके एक अल्फ़ा पार्टिकल की, यहाँ एक बीटा यहाँ गैमा पार्टिकल की, कि यहाँ तो वहाँ गैमा पार्टिकल मौजूद होगा, यहाँ अल्फ़ा पार्टिकल मौजूद होगा। नेक्स्ट इज वी रिप्रेजेंट रेडियोएक्टिव डिके बाय मीन्स ऑफ ए nuclear equation in which an unstable parent nucleide X changes into a daughter nucleide Y with the emission of an alpha particle, beta particle और gamma particle कि we represent radioactive decay by means of a nuclear equation in which an unstable parent nucleide X changes into a daughter nucleide and the alpha particle, beta particle और gamma पार्टिकल, कि उसमें अल्फ़ा पार्टिकल भी मौजूद हो सकता है, गैमा पार्टिकल भी मौजूद हो सकता है और बीटा पार्टिकल भी मौजूद हो सकता है। कि अगर हम एक न्यूक्लियर इक्वेशन की बात करें और न्यूक्लियर इक्वेशन से कहें कि वो आपका चेंज हुआ करता है अपनी डॉटर न्यूक्लियाइड में, कि जैसे ही वो अगर डॉटर न्यूक्लियाइड में चेंज होगा तो वहाँ एक एमिशन होगा अल्फ़ा पार्टिकल्स का, और जो ही वहाँ एमिशन होगा अल्फ़ा या बीटा पार्टिकल्स का तो ये गैमा पार्टिकल्स होंगे। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम इनको स्टडी करते हैं कि कैसे ये पार्टिकल्स जो हैं वो डिके करते हैं। सबसे पहले है अल्फ़ा डिके, अल्फ़ा डिके जनरल इक्वेशन के लिहाज से एक्स ए जेड इज इक्वल टू वाई ए माइनस 4 जेड माइनस 2 प्लस एच ई 4 2 प्लस एनर्जी, कि ये पेरेंट न्यूक्लियाइड होगा, ये डॉटर न्यूक्लियोटाइड होगा और ये अल्फ़ा पार्टिकल्स होंगे। कि अल्फ़ा पार्टिकल्स कैसे जनरेट करते हैं, जो ही एक पार्टिकल का डिके होगा और जैसे ही उसका डिके हम स्टडी करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि फॉर एग्जांपल जब हम जनरल रिएक्शन स्टडी करें तो एक्स ए ओवर जेड है तो वाई जो न्यू डॉटर न्यूक्लियाइड बनेगा वो ए माइनस 4 होगा, और जैसे ही वो ए माइनस 4 होगा तो जेड माइनस 2 भी चलाएगा और हीलियम जो है वो 7 अल्फ़ा पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे, और जैसे ही वो अल्फ़ा पार्टिकल साथ प्रोड्यूस होंगे उनकी प्रोडक्शन के साथ ही एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। अगर हम एग्जांपल स्टडी करेंगे, अगर हमारे पास रेडियम है 226 एंड 88 तो हम रेडॉन बनाते हैं 222 एंड 86 के साथ हीलियम 4/2 प्लस एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। कि हमारे पास रेडियम है और रेडियम की डिकम्पोजिशन करने के बाद हमने रेडॉन बनाया, रेडॉन से हमने अल्फ़ा पार्टिकल्स बनाए और अल्फ़ा पार्टिकल्स के साथ ही एनर्जी भी प्रोड्यूस हुई। कि अगर वो पहले हमने जो जनरल रिएक्शन स्टडी किया था, अब एक स्पेसिफिक रिएक्शन है कि रेडियम क्या है, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और जो ही उसमें से रेडिएशंस निकलेंगी तो उसमें से डिके होगा और वहाँ रेडॉन जो है वो पैदा होगा।
और जैसे ही रेड ऑन होगा उसमें से अल्फ़ा पार्टिकल्स भी निकलेंगी और साथ एनर्जी भी निकलेगी। इट मीन्स in alpha decay the proton number or atomic number Z of the parent nuclide reduces by 2 and its mass number or nucleon number A decreases by 4। किसके क्या मतलब क्या? इट मीन्स इन अल्फा डिके the proton number or atomic number Z of the parent nucleoid reduces by 2 and its mass number or nucleon number A decreases by 4। किसका मतलब यह है कि जब भी अल्फ़ा डिके होगा तो जो प्रोटॉन नंबर यानी एटॉमिक नंबर होगा उसमें 2 का रिडक्शन होगा, जबकि जो मास नंबर होगा उसमें उसके मास नंबर के लिहाज से उसमें जो है वो 4 डिजिट्स का डिके होगा। और जैसे ही उसमें 4 डिजिट्स का डिके होगा तो 4 डिजिट्स के डिके से हम क्या कहेंगे कि यहाँ जो फर्दर रिडक्शन होगी 4 की, उन 4 की रिडक्शन के साथ हम क्या स्टडी करेंगे कि वहाँ 4 की रिडक्शन होगी। कि जैसे ही हमने अगर अल्फ़ा पार्टिकल्स का मिशन है तो एटॉमिक नंबर में 2 की रिडक्शन होगी और एटॉमिक मास में 4 की रिडक्शन होगी। यानी ऊपर जो हम अमाउंट लिखते हैं उनमें 4 की रिडक्शन होगी और नीचे वाली अमाउंट में 2 की रिडक्शन होगी। ये है आपका टॉपिक अबाउट अल्फ़ा डिके। नेक्स्ट हमारे पास है बीटा डिके। बीटा डिके बीटा डिके जनरल इक्वेशन Z A Z इसमें Y A Z प्लस 1 प्लस E 0 माइनस 1 प्लस एनर्जी। पेरेंट न्यूक्लियाइड डॉटर न्यूक्लियाइड एंड बीटा पार्टिकल्स। तो अगर जनरल रिएक्शन हम स्टडी करें तो जनरल रिएक्शन क्या है? Z आगे एरो जो डॉटर न्यूक्लियाइड बनेगी वो A और Z प्लस 1। इसी तरह साथ जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो बनेंगे कि E बनेगा विद -1 और साथ एनर्जी जो E-1 होगा वो क्या होगा इसकी बीटा पार्टिकल्स, कि वो बीटा पार्टिकल्स जो हों वो मौजूद होंगे। अगर हम एक स्पेसिफिक रिएक्शन स्टडी करें तो स्पेसिफिक रिएक्शन में next specific reaction is for example कार्बन 14 6 क्या बनाएगा? नाइट्रोजन 14 6 साथ क्या होगा? नाइट्रोजन 14 7 बनेगा और साथ ही E-1 प्लस एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि कार्बन में हमने 1 प्लस करेंगे और जो ही कार्बन के 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास पेरेंट कार्बन होगा, फिर नाइट्रोजन फॉर्म होगा और नाइट्रोजन से ही साथ हमें बीटा पार्टिकल्स भी डिस्कवर करेंगे कि ये क्या है। ये एक जनरल रिएक्शन के बाद हमने स्पेसिफिक रिएक्शन किया जिसमें हमने पेरेंट जो न्यूक्लियाइड है उसमें कार्बन लिया और नाइट्रोजन को एज हमने और नाइट्रोजन क्या लिया? उसको हमने एज अ न्यूक्लियोटाइड लिया कि जो ही हमने इसको एज अ न्यूक्लियाइड लिया तो उस न्यूक्लियाइड से हम क्या लेंगे कि फर्दर इसको स्टडी करेंगे कि ये जो न्यूक्लियाइड है ये क्या करेगा?
ये फॉर्म करेगा आगे नेक्स्ट न्यूक्लियाइड्स। जैसे ही ये जो नेक्स्ट न्यूक्लियाइड फॉर्म करेगा उसकी फॉर्मिंग से क्या है, वो नाइट्रोजन फॉर्म करेगा और साथ ए जो है -1 में साथ एनर्जी फॉर्म होगी कि ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कि इसके साथ हमने एनर्जी जो है वो फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इन बीटा डिके, the parent nuclide has its proton number Z increased by 1, but its mass number or न्यूक्लियन नंबर A remains unchanged कि इन बीटा के the parent nuclide has its proton number Z increased by 1 and is increased by 1 कि जो ही हम उसको इंक्रीज करेंगे बाय 1 के साथ एंड इट्स मास नंबर और न्यूक्लियन नंबर रिमेन्स अनचेंज कि मास नंबर और न्यूक्लियन नंबर जो है वो अनचेंज ही रहेगा। और जैसे ही वो अनचेंज रहेगा तो उसके अनचेंज रहने से क्या होगा कि जो हमने जैसे कार्बन थी तो कार्बन हमने क्या किया, +1 करने के बाद उसमें नाइट्रोजन जो है वो फॉर्म की कि जैसे ही नाइट्रोजन फॉर्म की तो जो कार्बन 14 है वो साथ 6 है तो 6 में +1 कर दिया क्योंकि वो क्या है उसका मास नंबर। और जैसे ही मास नंबर में 1 होगा तो बीटा पार्टिकल्स हमारे पास -1 में मौजूद होंगे और ये क्या था, ये है बीटा डिके। नेक्स्ट हमारे पास है गैमा डिके कि अल्फ़ा डिके कैसे होता है, बीटा डिके कैसे होता है और गैमा डिके कैसे होता है। गैमा डिके फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी भी जनरल इक्वेशन स्टडी करेंगे। जनरल इक्वेशन x a z x z a z प्लस गैमा रेस कि हमारे पास पेरेंट न्यूक्लाइड मौजूद है, डॉटर न्यूक्लाइड मौजूद है और साथ गैमा रेज जो प्रोड्यूस हुई हैं। ये था एक जनरल रिएक्शन, यानी कोई चेंज नहीं होगा कि एक्स हमारे पास ए में मौजूद है, जेड बी में मौजूद है। ऐसी तरह हमारे पास जेड डॉटर है वो भी उसी हालत में मौजूद है लेकिन गैमा रेज फिर भी प्रोड्यूस हो रही हैं। एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं। कोबाल्ट स्टार लेबल्ड 27, कोबाल्ट 60 27 प्लस गैमा रेज 00 प्लस एनर्जी कि हमारे पास कोबाल्ट था और साथ फिर कोबाल्ट ही प्रोड्यूस हुआ है और साथ गैमा रेज प्रोड्यूस हुई हैं। कि जो गैमा रेज हैं वो कब प्रोड्यूस होंगी, उनकी प्रोडक्शन तब होगी कि जैसे ही हमने कहा ये एक जनरल रिएक्शन से हम इसको स्टडी करेंगे और जैसे ही हमने जनरल रिएक्शन से इसको स्टडी करेंगे उस रिएक्शन से हम इसको देखेंगे कि ये क्या है, एक पेरेंट न्यूक्लियाइड फॉर्म करेगा और जैसे ही जो एक पेरेंट न्यूक्लियाइड है वो डॉटर न्यूक्लियाइड फॉर्म करेगा और जैसे ही पेरेंट न्यूक्लियाइड से डॉटर न्यूक्लियाइड जो फॉर्म होगी उसकी फॉर्मिंग से क्या होगा कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा और गामा रेज भी फॉर्म हो जाएंगे। इसी तरह एग्जांपल में क्या है, कोबाल्ट जो है वो 60 होगी 27 होगा, इसी तरह फिर कोबाल्ट 60 27 होगा और साथ गामा रेज प्रोड्यूस होंगी।
gamma rays are usually emitted along with either an alpha और बीटा पार्टिकल, कि वो क्या है, आइदर तो यहाँ अल्फ़ा पार्टिकल होंगे, यहाँ बीटा पार्टिकल होंगे। कि गैमा जो भी प्रोड्यूस की जाएगी वो यूजुअली अलॉन्ग विद आइदर एन अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल मौजूद होंगे। कि जैसे ही वो अल्फ़ा या बीटा पार्टिकल के साथ मौजूद होंगे तो उन्हीं पार्टिकल से हम इनको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज़, ये था आपके अबाउट टॉपिक अबाउट द न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस, के कैसे अल्फ़ा बीटा और गामा पार्टिकल्स की डिके होती है। नेक्स्ट हमारे पास है नेचुरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिएशंस, नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिएशंस। अल्फ़ा पार्टिकल is helium nucleus comprising of 2 protons and 2 neutrons and with a charge 2e and unstable nucleus with large protons and neutrons may decay by emitting alpha radiations, by emitting by alpha radiations. Gamma radiations are fast moving light photons, fast moving light photons. They are electromagnetic radiations of very high frequency emitted by unstable excited nuclei. Nature and properties of radiations. Alpha particle is helium nucleus and comprising of 2 photons and 2 neutrons with a charge 2e, an unstable nucleus with large photons and neutrons with large photons and neutrons may decay by emitting alpha radiations. Gamma radiations are fast moving light photons. They are electromagnetic radiations of very high frequency emitted by unstable excited nuclei. कि अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, एक हीलियम न्यूक्लियस है जिसमें जो है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए गए हैं। कि हीलियम का हम कहते हैं कि हीलियम एक ऐसा न्यूक्लियस है जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं और इसका चार्ज भी 2e है। इसी तरह ये एक अनस्टेबल है विद लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। कि हीलियम में बहुत नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं और जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स यहाँ पाए जाते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिके मौजूद है। और उनका डिके जो है वो होता है बाय रेडिएशंस। और जैसे ही रेडिएशन के ज़रिए उनका डिके होगा
तो हम क्या कहेंगे ये फर्दर क्या है, ये गामा रेज में क्या है उनको प्रोड्यूस होती है। और जो गामा रेज हैं वो फास्ट मूविंग लाइट फोटॉन्स हैं कि यानी उन पर कोई चार्ज वगैरह मौजूद नहीं, लेकिन वो लाइट फोटॉन्स हैं जिनमें हाई जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं हाई फ्रीक्वेंसी की। और जब उनमें हाई रेडिएशंस होंगी हाई फ्रीक्वेंसी की, और वो सिर्फ एक एक्साइटेड जो न्यूक्लियाई है उससे होती हैं। एक्साइटेड न्यूक्लियाई तब होता है जब वो ज़्यादा हीट जो है अब्जॉर्ब कर ले और उसके इलेक्ट्रॉन्स में ज़्यादा हीट हो और वो हीट को फर्दर ट्रांसफ़र करे। और जो ही वो हीट को फर्दर ट्रांसफ़र करेगा तो वो क्या कहलाएगा, ये क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। कि अल्फ़ा रेडिएशन तो है ही हीलियम पार्टिकल्स हैं और उनमें जो है वो 2e चार्ज होता है। इसी तरह जो बीटा रेडिएशंस हैं वो एक स्ट्रीम है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की। कि बीटा रेडिएशंस इज़ अ हाई स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, कि वो क्या है, एक रेडिएशंस हैं हाई एनर्जी के लिए। इसी तरह जो एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई होगा उसमें एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स मौजूद होंगे, और जो ही उसमें एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स मौजूद होंगे तो वो न्यूट्रॉन्स को बाहर निकालेगा। और जैसे ही वो न्यूट्रॉन्स को बाहर निकालेगा तो वहाँ क्या होगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। इसी तरह गामा रेज भी विद हाई फ्रीक्वेंसी होंगी क्योंकि वो लाइट फोटॉन्स हैं। और जैसे ही हम उन लाइट फोटॉन्स को स्टडी करेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, गामा रेज। ये है आपका टॉपिक अबाउट नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिएशंस। और ये था आपका आज का टॉपिक लेक्चर नंबर 1 अबाउट एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स, जिसमें हमने एटम को स्टडी किया, एटॉमिक न्यूक्लियस को स्टडी किया और साथ ही हमने आइसोटोप्स को स्टडी किया। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, और नेचुरल रेडियो एक्टिविटी किसने की, ये एक्सपेरिमेंटली तो बैकुरल ने फॉर्म किया था, लेकिन उसकी फर्दर स्टडी किसने की, वो मैरी क्यूरी और उसके हस्बैंड पेरी ने की। इसी तरह हमने रेडिएशन स्टडी की कि हमारी एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी रेडिएशंस मौजूद हैं, बैकग्राउंड रेडिएशंस मौजूद हैं। फिर अल्फ़ा बीटा पार्टिकल स्टडी किए कि कौन से ऐसे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जो अल्फ़ा बीटा रेडिएशंस को एमिट करवाते हैं, और ये रेडिएशंस कैसे एमिट होती हैं, और फर्दर ये रेडिएशन जो है अगर डिके से एमिट होती हैं तो डिके कैसे होता है। और ये था आपका आज का लेक्चर नंबर 1 ऑन चैप्टर नंबर 9 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स क्लास 10th। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।